22 साल की विधवा देवरानी की शादी अपने जेठ से करवाना चाहती थी, पर मेरी सास नहीं मानी और देवरानी को अपने साथ सुलाने लगी। एक रात मैंने देखा कि मेरी सास देवरानी की तेल मालिश कर रही थी। जब मैं अपनी देवरानी से पूछी तो वह रोने लगी, कही आज आप मेरी जगह पर लेट जाना। मुझे अजीब लगा पर मैं मान गई। मेरी सास मुझे देवरानी समझकर तेल मालिश करने लगी और तभी जो हुआ, मेरी आत्मा कांप उठी। मुझे मेरी सास बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वह बहू पर अपनी हुकूमत चलाना चाहती थी और वह हमें बिल्कुल भी सांस नहीं लेने देती थी और घर पर वह जो भी बोलती वही सब लोग मानते थे। मैं और मेरी देवरानी तो पढ़े लिखे थे और शहरी होकर भी इस घर पर उनकी बात सुनकर ही चलते थे, पर मेरी सास अपनी देवरानी को अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहनने देती थी और ना ही घर से बाहर निकलने देती थी। मैंने अपनी सास से कहा भी था कि वह तो मात्र 22 साल की है और इसी उम्र में विधवा हो गई है, आप उसे अपनी तरह से क्यों नहीं जीने देते। वह अकेली विधवा इस दुनिया में क्या करेगी, बेचारी अनाथ है, क्यों ना इसकी दूसरी शादी करवा दी जाए। पर मेरी सास मेरी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। यही वजह थी कि मैं अपने पति सुरेश को भी यह सारी बातें बताई। सुरेश ने कहा, माँ घर पर बड़ी है, वह जैसा चाहेंगी वैसा ही करेंगी, तुम हर बात में अपना दिमाग मत लगाया करो और माँ की बात सुनकर ही चला करो। मैं यह चाहती थी कि सुनीता की शादी मेरे जेठ से हो जाए, क्योंकि अभी 10 महीने हो गए हैं उसके पति को गुजरे हुए और वह बिल्कुल बुझी बुझी सी रहने लगी है। इतनी कम उम्र की लड़की को एक सफेद साड़ी में लपेटे हुए देखते ही मेरे कलीजे में दर्द होता था, पर मेरी सास को मेरी बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे, पर अब भी मैं बे औलाद हूँ। सुरेश और मैं कॉलेज में साथ पढ़ते थे, हम दोनों के बीच में प्यार हो गया तो उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था, पर मैं नौकरी करना चाहती थी और अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। लेकिन मेरी सुरेश से शादी हो गई और शादी के बाद मेरी सास ने मुझे कोई काम करने का मौका नहीं दिया, बस घर का चूल्हा चौका संभालते हुए मेरी जिंदगी कट रही है। एक दिन मैंने अपनी देवरानी को रसोई में रोते हुए देखा तो मैं अपनी सास से कहा कि आपको इस बेचारी से क्या तकलीफ है, क्यों ना जेठ जी से इसकी शादी करवा दी जाए, दोनों का घर बस जाएगा। मेरे जेठ जी की उम्र 35 साल की हो चुकी थी, पर उन्होंने अब तक शादी नहीं की थी। मेरी सास को तो जैसे उसकी शादी की फिक्र ही नहीं थी। जेठ जी से कहो तो शादी के लिए मान ही जाएंगे, पर मेरी सास माने तब ना। मेरी सास ने कहा, तुम अपनी फिक्र करो, तुम्हारी शादी को 7 साल हो गए हैं और अब तक तुम हमें एक बारिश नहीं दे पाई। ऐसा ना हो कि सुरेश तुम्हें घर से उठाकर बाहर फेंक दे। यह सुनकर तो मैं दंग रह गई। आखिर मेरी औलाद ना होने से सुनीता की शादी का क्या संबंध है। उनकी बातों से मुझे काफी बुरा लगा तो मैं अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी, कमी तो मेरे अंदर ही है। डॉक्टर ने तो मुझे कहा था कि आप कभी माँ नहीं बन पाओगी, पर शायद इसका इलाज करने से मुझे औलाद हो जाए। यह बात मैं सुरेश को भी नहीं बताई, क्योंकि ऐसे ही यह लोग मुझे बच्चा ना होने का ताना देते रहते हैं। अगर उन्हें पता चल जाए कि कमी मेरे अंदर ही है तो कहीं मुझे छोड़ न दे। मैं भी सुरेश के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी है और सुरेश अगर मुझे छोड़ दे तो मैं कहाँ जाऊंगी। कॉलेज पास करने के बाद मैं कहीं अच्छी जगह नौकरी कर सकती थी, पर शादी करके मैं इस घर में आ गई और आज औलाद ना होने के कारण मेरी सास मुझे धमकियां दे रही है, वो भी तब जब मैं सुनीता की शादी जेठ जी से करवाने की बात सोच रही हूँ। जब मेरे पति कमरे में आए तो कहे कि क्या बात है, इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो। तो मैंने उन्हें यह बात बताई कि हमारी औलाद नहीं हो रही है। इस बात पर माँ मुझे बातें सुना रही है। उन्होंने मेरी तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, मैं तो सुनीता और जेठ जी की शादी करवाना चाहती हूँ, इसमें गलत ही क्या है। फिर से मेरे पति ने एक ही बात कही कि तुम इस मामले में अपनी टांग मत अड़ाओ, माँ जैसा चाहती है वैसा ही होने दो। एक दिन मेरी बड़ी नंद घर पर आई, मेरे पास आकर बातों बातों में कही, सीमा भाभी यह देखो नया कंगन मैंने बनवाया है। मैंने कहा, वाह काफी प्यार करते हैं तुम्हारे पति तुमसे। उसने कहा, भाभी यह तो मैंने अपने पैसे से बनवाया है। यह सुनकर तो मैं हैरत में पड़ गई। मैंने कहा, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आ गए। तभी उसने बताया कि वो ऑनलाइन जॉब करती है, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। यह सुनकर मैं उदास हो गई तो उसने पूछा, क्या बात है भाभी, आप इतनी उदास क्यों हो गई। मैंने कहा, मैं भी जॉब करना चाहती थी, पर फिर मेरी शादी हो गई और वह सपना मेरा अधूरा ही रह गया। मेरी बड़ी नंद बोली, इसमें क्या है, आप भी ये काम कर सकती हैं, यह बीपीओ का जॉब है, बस रात के वक्त काम पड़ना पड़ेगा। मैं बे औलाद हूँ, मेरा टाइम नहीं करता। मुझे लगा कि यह काम मुझे कर लेना चाहिए।
करेंगे, फिर मेरा मन लग जाएगा। मैंने उससे सारी डिटेल्स ले ली। उसने कहा काम दिलवाने में मेरी मदद करेगी। बस अब मुझे अपने पति और सास का डर सता रहा था। मैंने अपनी बड़ी नंद से कहा कि सुनीता के लिए भी मुझे बहुत बुरा लगता है। पति की मौत के बाद बेचारी बुझी बुझी सी रहती है। मैं तो चाहती थी कि जेठ जी के साथ उसकी शादी हो जाए तो उसका भी घर बस जाए। मेरी नंद को यह बात बहुत पसंद आई तो बोली, आपने तो काफी अच्छा सोचा है, मैं माँ से इस बारे में बात करती हूँ। जब मेरी नंद ने सास से बात की तो मेरी सास मेरी तरफ देखने लगी। कही, जरूर इसी ने तुझे सिखाया होगा। सीमा को तो और कुछ काम नहीं है, घर में तो एक बारिश नहीं दे पाई और अब तुझे भी सुनीता की शादी के बारे में भड़का रही है। सुनीता की शादी की बात दोबारा मत करना। मेरी नंद मेरी सास को बहुत मनाने की कोशिश की पर वह उसकी बात नहीं मानी। जब वह बेटी की बात नहीं मानी तो बहू की बात क्या मानेगी। मुझे वह बीपीओ का जॉब मिल गया तो मैं रात में काम करने लगी। लैपटॉप में बैठकर काम रहता था तो मेरे पति को परेशानी होने लगी। वह बाहर जाके सोने लगे। जब मैंने अपने पति से कहा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे परेशानी होती है। मैं अगर बाहर बैठकर काम करती तो मेरी सास मुझे बात सुनाती, इसलिए चोरी चोरी मैं अपने कमरे में ही काम करती थी। लेकिन इससे मेरे पति और मेरे बीच में दूरियां बढ़ने लगी। लेकिन मुझे पैसे आने लगे तो मैं बहुत खुश थी। एक दिन मैं जेठ जी को चाय देने गई तो मैं उनसे कही, जेठ जी मैं जानती हूँ माँ को आपकी शादी की फिक्र नहीं है। उन्होंने आपसे छोटे दोनों भाइयों की शादी कर दी, पर मैं चाहती हूँ कि आप सुनीता से शादी कर ले। वह बेचारी हर वक्त बुझी बुझी सी रहती है और मैंने उसे कई बार आंसू बहाते हुए देखा है। इससे उसका भी घर बस जाएगा और आपको भी जीवन साथी मिल जाएगी। मेरे जेठ जी इस बात से चिढ़ गए। कहा कि मेरे दोनों भाइयों ने शादी करके कौन सा तीर मार लिया। छोटा तो इस दुनिया में रहा ही नहीं और सुरेश ने अपनी पसंद की लड़की से शादी की पर औलाद का सुख उसे नहीं मिल पाया। यह बात सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया। मैं तो बस उनके भले के लिए ही यह बात कह रही थी, पर मेरे बे औलाद होने की बात उन्होंने कैसे छेड़ दी। मैं गुस्से से अपने कमरे में चली आई और मुंह फुलाकर बैठी थी। तभी मेरे पति कमरे में आए। जब सुरेश मुझसे पूछा कि क्या हुआ तो मैंने कहा, मुझे सब लोग इस घर में ताने देते रहते हैं, मैं भी तो इंसान हूँ, मैं अब परेशान हो गई हूँ। उन्होंने कहा, तुम्हें किसने क्या कह दिया। मैंने कहा, जेठ जी मेरे औलाद ना होने पर ताने कसने लगे हैं। उन्होंने कहा, तुमने कुछ कहा था क्या। मैंने कहा, मैंने तो बस उनकी और सुनीता की शादी की बात छेड़ी थी। मेरे पति ने कहा, इस बारे में मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम किसी से कुछ मत कहो, माँ जैसा चाहती है वैसा ही होगा। न जाने क्यों मेरे पति मेरे लाख समझाने पर भी सुनीता की शादी को तैयार नहीं है। मैं रात भर काम करती थी, इसी वजह से सुनीता ने मुझसे कहा था कि दीदी आप दिन में सो जाया करो, मैं घर का काम संभाल लूंगी। सुनीता को अपनी बहन जैसी ही मानती हूँ। दिन भर काम वह संभाल देती है और रात का खाना मैं बना देती हूँ ताकि उसे भी थोड़ा आराम मिल जाए। मैं अपना काम चोरी से कर रही थी तो मेरी सास को इस बारे में पता नहीं था, पर मैं दिन भर सोती रहती थी। इस वजह से वह मुझे ताने कसने लगी, पर मैंने उनकी बातों को अब नजरअंदाज किया। मेरी सास तो बस अपना ही हुकूमत चलाना चाहती है। एक दिन सुनीता रसोई में काम कर रही थी, तब मैंने उससे कहा कि तुम अपने लिए आवाज उठाओ, मैं तुम्हारे लिए घर वालों से लड़ते लड़ते थक गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम दोबारा शादी करो और तुम्हारा घर बस जाए, पर तुम्हें यह बात सासू माँ को बतानी पड़ेगी। इस पर उसने कहा, दीदी आप मेरी शादी की बात बार बार सासू माँ से मत कहा करो, नहीं तो वो आपके बांझ होने का ताना कसती रहेगी और आपको बुरा लगेगा। आप बिल्कुल मेरी बहन जैसी हो, इसलिए हमेशा मेरा भला सोचती हो। तभी मेरी सासू माँ वहाँ आ गई और तो हम दोनों अलग अलग हो गए। हम दोनों बहू अगर एकांत में कुछ बात कर रहे हो तो मेरी सास को यही लगता था कि उनके खिलाफ कुछ बातें कर रही हूँ। एक दिन मैं रात में काम कर रही थी तो मेरा सिर बहुत दुखने लगा। सारी दवाइयाँ मेरी सासू माँ के पास ही रहता था। मेरे पति तो कमरे से बाहर सोते थे। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया, मैंने सोचा सासू माँ से जाकर दवाइयाँ ले लेती हूँ। जब मैं उनके कमरे में आई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सासू माँ देवरानी के शरीर पर और पैर पर तेल मालिश कर रही थी। मैं तो अपनी सासू माँ को जालिम समझती थी, पर वह देवरानी की इस तरह से तेल मालिश क्यों कर रही है। जब से मेरे देवर की मौत हुई तब से सास सुनीता को अपने कमरे में सोने नहीं देती और अपने पास ही सुलाती है। मुझे देखकर सासू माँ थोड़ी सी घबराई, फिर गुस्से से कही, बिन बोले तुम कमरे के अंदर कैसे आ गई, तुम्हें थोड़ी भी तमीज नहीं है क्या। मैंने कहा, माँ मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है और दवाइयाँ आपके पास है, इसी वजह से मैं आपके पास आई हूँ। मेरी सास ने उठकर मुझे दवाई दी और कही, बिना दरवाजा खटखटाए
अंदर मत आया करो। मैं दवाई लेकर अपने कमरे में आ गई और दवाई खाकर काम करने लगी। पर अगली सुबह मौका मिलते ही मैंने अपनी देवरानी से कहा कि सासू माँ तुम्हारी तेल मालिश क्यों कर रही थी, आखिर बात क्या है। उन्होंने कहा, दीदी मैं आपको यह बात नहीं बता सकती, आप मुझे अपनी बहन मानती हो और यहाँ एक आप ही हो जो मेरे बारे में सोचती हो। जो भी हो रहा है मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैं अनाथ हूँ। अगर आपको सच्चाई जाननी है तो एक बार आप मेरी जगह पर सास के बिस्तर पर लेट जाओ, आपको सब पता लग जाएगा। यह बात मुझे अजीब लगी। आखिर मेरी सासू माँ उसके साथ ऐसा क्या करती है कि बेचारी बता भी नहीं सकती। जरूर इस अनाथ के साथ कुछ गलत कर रही है। मैंने सोच लिया था कि मैं राज का पता लगाकर रहूंगी कि आखिर मेरी सास अकेले में मेरी देवरानी के साथ क्या करती है। जब रात हुई तो मैंने अपने देवरानी को स्टोर रूम में छुपा दिया और उसके कपड़े पहनकर सासू माँ के पास जाकर लेट गई। मेरा सिर नीचे की तरफ था तो मेरी सास ने इतना गौर नहीं किया। वैसे भी रात को वह अपना पावर चश्मा नहीं पहनती है तो उन्हें धुंधला दिखता है। तभी मेरी सास मेरे पास आई और कही, सुनीता तेरा तेल मालिश कर देती हूँ। मेरे बदन को मालिश करने लगी और कही, दिन भर तो काम करती है बेचारी, अपना ध्यान भी नहीं रख पाती और सीमा तो दिन भर पड़ी पड़ी सोती रहती है और घर का काम तुझसे ही करवाती है जब तू पेट से है। यह सुनकर तो मैं चौंक गई। पेट से कैसे हो सकती है? इसके पति के मरे हुए तो 1 साल से ऊपर हो चुका है। फिर वह कहने लगी कि सीमा तो हमारे परिवार को एक वारिस नहीं दे सकी, पर अब तू हमें वारिस देने वाली है। आखिरकार सुरेश बाप बनने वाला है। बेचारा 7 साल से परेशान है। बहुत अच्छा हुआ कि उसने सीमा की रिपोर्ट देख ली थी और मुझे बता दिया था कि उसे कभी बच्चा नहीं हो पाएगा। तुम उसे ताना मत दिया करो, तभी मैं तुझसे सुरेश का बच्चा पैदा करवा रही हूँ। यह सुनकर तो मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उसके गर्भ में मेरे पति का बच्चा है। एक टाइम था जब सुरेश मुझसे प्यार करता था और अपने प्यार का इजहार किया था और आज मैं उसे एक बच्चा नहीं दे सकी तो वह सुनीता के करीब आ गया। वह मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है? मेरी आंख आंसुओं से भीग चुका था। थोड़ी देर बाद मैं उठकर कमरे से बाहर आ गई। जब मैं अपने कमरे में आई तो देखा कि दरवाजा आधा बंद है और अंदर से सुरेश की आवाज आ रही थी। हमारे बेडरूम के अंदर सुनीता थी और सुरेश उससे कह रहा था कि तुमने यह क्या कर दिया? तुमने सीमा को माँ के पास क्यों भेज दिया? अगर उसे सच्चाई मालूम पड़ गई तो क्या होगा? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुनीता ने कहा कि एक न एक दिन तो दीदी को पता चल ही जाता, उस वक्त आप उसे क्या जवाब देते? यह सब सुनकर मैं रोने लगी। मैं कमरे के अंदर आ गई और कहा, यह आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है? मेरे पति घबरा गए पर अपने आप को संभालने लगे कि नहीं, मैं तो ऐसे ही सुनीता से बात कर रहा था। मैंने कहा, मुझे सब पता चल चुका है कि किस तरह से आपने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा है। आपने कभी मुझसे प्यार किया था पर मेरी एक कमी आपसे सही नहीं गई। अब मैं इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगी। मैं सोच लिया था कि इतना बड़ा धोखा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब जब मेरे पास अपना काम भी है तो मैं अपने स्वाभिमान को और ठेस नहीं पहुंचाने दूंगी। सुनीता और मेरे पति मुझे समझाने लगे और कहने लगे कि तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास कहने सुनने को और कुछ भी नहीं बचा था तो मैं सामान पैक करके घर से निकल गई। रात काफी हो चुकी थी। मैं सीधे स्टेशन चली गई और ट्रेन पकड़ने का इंतजार करने लगी। मैंने सोचा मैं यहाँ से सीधे अपने मायके चली जाऊंगी। मैं जिस आदमी को अपने जिंदगी के 7 साल दिए थे उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैंने सोचा था मैं अपना इलाज करवाऊंगी पर मेरे पति से इंतजार नहीं हुआ। हाँ, मैंने अपने पति से सच्चाई छुपाई थी, लेकिन अगर इसका उल्टा होता और मैं उन्हें धोखा देती तो क्या वह मुझे माफ करते? मैं स्टेशन में बैठे बैठे रो रही थी। तभी कोई पीछे से आया, मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं मुड़कर देखी तो मेरे पति खड़े थे मेरे पास बैठकर और मेरे आंसू पोंछने लगे। उन्होंने कहा, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन एक बार तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक गलतफहमी की वजह से हमारा रिश्ता टूट जाए। मेरी और सुनीता के बीच में कोई भी गलत संबंध नहीं है और यह सारे सबूत लेकर आया हूँ। हाँ, मैंने तुमसे सच्चाई छुपाई थी क्योंकि तुमने भी यह बात मुझसे छुपा ली थी कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पति क्या सफाई देना चाहते हैं और क्या सबूत लेकर आए हैं। उन्होंने कहा, मैंने सुनीता को कभी गंदी नजर से नहीं देखा, ना ही उसे कभी हाथ लगाया। मैंने कहा, फिर वह आपके बच्चे की माँ कैसे बनने वाली है? मेरे पति ने कहा, यह सब कुछ लैब में हुआ है, डॉक्टर और साइंटिस्ट ने मिलकर किया है। बच्चे के शरीर में मेरा DNA है पर मैं उसके साथ ऐसा संबंध कभी नहीं बना सकता क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने
मैंने जो कुछ भी किया अपनी माँ के लिए किया, क्योंकि वह अपना वारिस चाहती थी। सुनीता ने इस काम के लिए हामी भर दी है और एक बार बच्चा हो जाए तो वह बच्चा तुम्हें सौंप कर हम सुनीता की शादी करवा देंगे ताकि उसका भी घर बस सके। मेरे पति सच कह रहे थे, उन्होंने मुझे कोई धोखा नहीं दिया। यह सब कुछ लैब में हुआ है और यह सब एक बच्चे के लिए उन लोगों ने किया है। उसके बाद मैं अपने पति को माफ कर दिया और घर जाकर सुनीता को गले से लगा लिया कि वो हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हो गई। मेरी सास ने भी अपनी दोनों बहू से माफी मांगी और कही, मैंने यह सब कुछ एक बच्चे के लिए किया है। मैं तुम दोनों में से किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैंने कहा, माँ इसके लिए तो आप जेठ जी के साथ सुनीता की शादी करवा सकती थी। उन्होंने कहा, तुम्हारे जेठ नामर्द है, इसी वजह से मैंने उसकी शादी नहीं करवाई है। सुनीता का बच्चा होने के बाद उसने वह बच्चा मुझे सौंप दिया, फिर हमने उसकी शादी करवा दी और अब वह अपने घर पर बहुत खुश है और जब भी वक्त मिलता है वह अपने बच्चे से मिलने आ जाया करती है। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।